सो न्यूक्लियर मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं हम। न्यूक्लियर मूवमेंट्स की बात करने के लिए वी नीड टू डिस्कस अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड द न्यूक्लियस। बिकॉज आपके न्यूक्लियस में क्या रहेंगे, आपके न्यूक्लियस में यहाँ पे प्रोटॉन्स होंगे एंड न्यूट्रॉन्स होंगे। ठीक है जी। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की वजह से आपके पास एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगी। बिकॉज आपका न्यूक्लियस जो है वो स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन में है शेल मॉडल के कॉरेस्पॉन्डिंग। वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटॉन्स एज वेल एज न्यूट्रॉन्स। तो उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, एक मैथमेटिकल कंसेप्ट राइज होएगा। मैथमेटिकल कंसेप्ट में क्या होता है बेटा, मल्टीपोल एक्सपेंशन का कंसेप्ट आएगा। जब आप मल्टीपोल एक्सपेंशन करोगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वहां पे आपके पास वेरियस टर्म्स आ जाएंगी एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू दोज वेरियस टर्म्स आपके पास जो भी डिस्कशन आएगा वहां पे आपके पास डाइपोल टर्म राइज होगी, और उसके बाद क्वाड्रुपोल टर्म एंड हायर ऑर्डर टर्म्स आपके पास आ जाएंगी। तो डाइपोल टर्म्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास क्या आएगा, डाइपोल मूवमेंट्स आएंगे। ठीक है जी। उसके बाद क्वाड्रुपल टर्म के कॉरेस्पॉन्डिंग क्वाड्रुपल मूवमेंट एग्जिस्ट करेगी। बिकॉज इसके बाद बिकॉज जो भी नोट्स में दे रखा है ओनली थ्योरेटिकल पोर्शन है, ए बी जस्ट लाइक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। जैसे मैंने पहले बताया कि मैथमेटिकल कंसेप्ट है, प्योर मैथमेटिक्स डिस्कस की हुई है वहां पे, तो आपके पास ज्यादा डिटेल नहीं रहेगी। तो डाइपोल क्वाड्रुपोल टर्म जो हमने मेनली डिस्कस कर रही है वो वाले पार्ट आपके यहाँ पे आएंगे। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि डाइपोल एंड क्वाड्रुपोल का यहाँ पे रेलेवेंस क्या रहेगा। जो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर होती है, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर एज सच नहीं होती बेटा। न्यूक्लियस में आपके पास कैसे होते हैं, लेवल एग्जिस्ट करते हैं, जस्ट लाइक दिस थिंग। ठीक है। तो लेवल के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मैं एक मान लेता हूं कि मेरा ये वाला मेरा इनिशियल लेवल है, दैट इज आई ऑफ आई, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास एक फाइनल लेवल है। तो इसके बीच में अगर मेरा न्यूक्लियस है जो इस एक्साइटेड स्टेट में बैठा हुआ है, अगर कोई भी न्यूक्लियस है वो इस एक्साइटेड स्टेट में बैठा है, इट ट्राइज टू कम डाउन, उस केस में मेरे पास क्या रहेगा कि इट विल बी डी एक्साइटिंग बाय एमिशन ऑफ गामा रे। एंड ये गामा रे कौन सी होगी, ठीक है, what should be the characteristics of this gamma ray? तो इस गामा रे के कैरेक्टरिस्टिक होंगे, either it can be magnetic dipole, or it can be electric dipole, it can be electric quadrupole, and it can be magnetic dipole and so on। ठीक है बेटा, तो इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। ठीक है जी। सो हमारे पास क्या आएगा बेटा, या तो हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल होगी, हम इसको लिख देखते भी हैं बेटा। या तो हमारे पास क्या आएगा, इट देयर विल बी M1, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल। ट्रांजिशन तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक डाइपोल ट्रांजिशन का कॉरेस्पॉन्डिंग कंसेप्ट क्या होता है कि आपके पास अगर हायर स्टेट जो है, सपोज करिए ये 3+ है, मैंने कोई भी स्टेट चूज कर ली, इट इज लाइंग डिकेइंग टू 2+ स्टेट, तो उस केस में हमारे पास जो भी ट्रांजिशन होगी इसको हम बोलेंगे M1 ट्रांजिशन। मतलब नो चेंज ऑफ पैरिटी, इसमें पैरिटी चेंज नहीं होगी। एंड डेल्टा जो जे होगा, डेल्टा जे इट शुड बी इक्वल टू +-1। सो या तो ये एक बढ़ जाएगा या फिर एक कम हो जाएगा। सो ये क्या हो गया बेटा, जे, इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक हो गया आपका इनिशियल, ये इसकी पैरिटी, ये क्या हो गया जे फाइनल, इसकी पैरिटी। इसको आप आई से लिख लीजिए या फिर जे से लिख लीजिए डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। ये फाइनल स्टेट है, ये आपकी इनिशियल स्टेट है। तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल ट्रांजिशन। एंड इस केस में हमने क्या सोचना है, हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे कि हमारे पास अगर कोई वैलेंस न्यूक्लियन है जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसके नीचे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बिकॉज इट मे बी लाइंग here for a long time or for a short time, because हमने पढ़ रखा है कि हमारे पास आइसोमेरिक स्टेट्स भी एग्जिस्ट करती हैं। आइसोमेरिक स्टेट का क्या कंसेप्ट है बेटा, अगर आपका जो न्यूक्लियस जिस स्टेट में बैठा हुआ है, कोई भी न्यूक्लियन अगर इस स्टेट में बैठा हुआ है, इट मे नॉट बी एबल टू कम डाउन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिलेक्शन रूल्स। ठीक है बेटा। सो सिलेक्शन रूल्स की वजह से ये हो सकता है नीचे ना आ पाए।
इसलिए ये ऊपर भी बैठा रहेगा। तो इसी वजह से अगर ये नीचे आ रहा है, ये इट इज कमिंग डाउन एंड बाय emitting a gamma ray, उस केस में क्या रहेगा कि इट शुड बी हैविंग सम फाइनाइट प्रोबेबिलिटी। इसको प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट बोलते हैं। So it may be having some finite probability corresponding to the decay, and इस probability को हम बोलते हैं reduced transition probability B of M1। ठीक है बेटा, तो इसको हम बोलते हैं reduced transition probability corresponding to magnetic dipole transition। So this is M, M corresponds to your magnetic and 1 corresponds to your dipole। ठीक है बेटा, तो ये चीज आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद आता है E1 ट्रांजिशन। E1 ट्रांजिशन क्या होगी? अगर आपकी हायर स्टेट जो है इट इज ऑफ डिफरेंट पोलैरिटी पैरिटी एज कंपेयर टू लोअर स्टेट। सपोज करिए वहां से हमने 3+ किया था, अगर आपका नीचे का कोई लेवल अवेलेबल नहीं है, देयर इज ए सेपरेट बैंड। बिकॉज न्यूक्लियस में क्या होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ न्यूक्लियस की स्टेट स्ट्रक्चर कैसी होती है। आपके पास एक ग्राउंड स्टेट बैंड होगा, इसके बाद ये एक्साइटेड स्टेट बैंड आएगा, उसके बाद ये उसका एक्साइटेड स्टेट बैंड होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल में ये हो सकता है एस ऑर्बिटल पे बेस्ड हो, ये पी पे बेस्ड हो, ये डी पे बेस्ड हो, या कुछ और। तो ये 3 हाफ के ऊपर बैठा हो सकता है, ये 1 हाफ के ऊपर, ये 5 हाफ के ऊपर, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी आपकी स्ट्रक्चर अवेलेबल होगी। तो अगर इसके नीचे कोई स्टेट अवेलेबल नहीं है तो क्या क्या करेगा, इट विल बी डिकेइंग टू दिस लेवल। ठीक है जी, अगर इसके नीचे कोई लेवल ही अवेलेबल नहीं है जिसके तरफ ये डिके कर पाए, तो वहां से क्या आएगा, वहां से मोस्टली हम E1 ट्रांजिशन देखने के लिए मिलती है। क्लियर? तो ये ट्रांजिशन कौन सी होती है, इसमें आपके पास पैरिटी चेंज इन्वॉल्व होता है। सो ये 3+C, ये क्या होगा बेटा, ये 2 नेगेटिव होगी मोस्टली। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, द न्यूक्लियन दैट इज लाइंग हियर, ये क्या करने की कोशिश करेगा, ये नीचे आने की कोशिश करेगा, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस आपके पास एक गामा रे इमिट होगी, एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा, इट विल बी योर E1 ट्रांजिशन। क्लियर बेटा? सो इसको हम बोलते हैं E1 ट्रांजिशन का कंसेप्ट। तो इसमें क्या होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल नेचर। इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास ऐसे रिजल्ट आएंगे। उसके बाद हमारे पास इसमें इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी हमारे पास ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आएगी, दैट विल बी कॉल्ड PE1। ठीक है बेटा? सो इसके रिगार्डिंग भी आपके मैं आपको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस ट्रांजिशन मैट्रिक्स प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी आपको एक मैट्रिक्स एलिमेंट निकालना पड़ेगा। एंड मैट्रिक्स एलिमेंट जो है इट शुड रिलेट योर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। तो इसको कैसे करोगे, तो BE1 जो होगी, चाहे BM1 है, चाहे BE2 है, चाहे आपके पास BE1 आ गया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप क्या करेंगे, आपके पास इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के बीच में इसका आप क्या करेंगे, मैग्नेटिक न्यूक्लियर मूवमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी जो वैल्यू है आप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सो जो न्यूक्लियर मूवमेंट है उसकी विद रिस्पेक्ट टू आपके पास ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए। नॉट एग्जैक्ट रिलेशन, आपके पास ऐसा कुछ रिलेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, यू विल बी फाइंडिंग इट कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ मैट्रिक्स एलिमेंट। ठीक है जी? सो मैट्रिक्स एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास ये वाला रिजल्ट एग्जिस्ट करेगा। सो आई एम नॉट गिविंग यू एग्जैक्ट पिक्चर, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल एग्जैक्ट पिक्चर है मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। सो थ्योरेटिकल पिक्चर नहीं दिखा रहा फिलहाल की घड़ी में आपको, पहले एक्सपेरिमेंटल पिक्चर उसके बाद थ्योरेटिकल पे जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आपका पैरिटी चेंज होगा उसके विद रिस्पेक्ट टू आप यहाँ पे गवर्न करेंगे। उसके बाद आ जाता है बेटा E2, मोस्ट प्रेवेलेंट इन दी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। तो मोस्टली आपके पास जो ट्रांजिशन होती है या तो M1 होती है या E2 होती है। M1 भी ऐसा देखने के लिए नहीं मिलती, बहुत कम होती है कई बार, लेकिन E2 स्ट्रक्चर हमेशा प्रेवेलेंट कई बार देखने को लिए मिल जाता है, बिकॉज क्वाड्रुपल डिफॉर्मेशन है, वाइब्रेशनल स्ट्रक्चर भी आपके पास देखने के लिए मिलेगा मोस्टली। तो इधर M1 और E2। सो आप इसके बाद हमारे स्टार्ट करते हैं E2। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक
क्वाड्रुपोल ट्रांजिशन। ठीक है जी। सो इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपल ट्रांजिशन में क्या होगा कि आपके पास जो हायर स्टेट है उसके केस में ये आपका इनिशियल लेवल हो गया, नीचे इसके बाद आपके पास फाइनल स्टेट हो गई, तो इनकी दोनों के बीच में जो ट्रांजिशन होगी उस पे E2 गामा निकलेगी। तो जो भी गामा यहाँ पे निकलेगी उसका नेचर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एंड क्वाड्रुपोल। ठीक है जी। सो E2 हो गया इसमें, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी आएगी दैट विल बी कॉल्ड BE2। ठीक है बेटा। सो BE2 के कॉरेस्पॉन्डिंग इसका नेचर डिफाइन होगा। इसमें क्या होगा बेटा, जैसे आप इसमें जैसे कोई इवन इवन न्यूक्लियस है, वहां पे कौन सी ट्रांजिशन होती है, आपके पास स्ट्रक्चर 0+, 2+, 4+ एंड 6+ के कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाता है। सो अगर किसी भी लेवल के बीच में ट्रांजिशन होगी, सपोज करिए न्यूक्लियस आपका यहाँ पे बैठा हुआ था, जो आपका न्यूक्लियन है वहां पे था, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग ये ट्रांजिशन भी E2। इसके बाद न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट की तरफ अप्रोच करेगा एंड ये ट्रांजिशन भी E2 होगी, ये वाली ट्रांजिशन भी आपकी E2 आ जाएगी। तो सारी की सारी ट्रांजिशंस होंगी वो E2 ट्रांजिशंस होंगी एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ E1 न्यूक्लियस। ठीक है बेटा। सो ऐसी स्ट्रक्चर आपके लिए देखने के लिए मिल जाती है। मैंने पहले क्या बताया था बेटा स्टार्टिंग में, इसको चेक कर सकते हैं हम। सबसे पहले हमने बात की थी न्यूक्लियर मूवमेंट्स कैसी कैसी होंगी, इट इज रिलेटेड टू योर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास डाइपोल, क्वाड्रुपोल, ऑक्टुपोल, हेक्साडेकोपोल ट्रांजिशंस होंगी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमने बात की मैग्नेटिक डाइपोल ट्रांजिशन के बारे में। मैग्नेटिक डाइपोल ट्रांजिशन में आपके पास नो पैरिटी चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रिक और क्वाड्रुपोल डाइपोल में पैरिटी चेंज एंड E2 में पैरिटी चेंज नहीं होगा। तो ऐसे में आपके पास सिलेक्शन रूल आ जाएंगे। तो मैं सिलेक्शन रूल भी आपको दिखाऊंगा कैसे होते हैं। सो अब ये वाला डाइपोल वाले ट्रांजिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग BM1 आ गया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग E1 के कॉरेस्पॉन्डिंग BE1 आ गया एंड उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, आपके पास BE2 आ जाएगा। तो इसका रेलिवेंस क्या होता है, मान लीजिए ये वाली आपके पास न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है जी। इस स्ट्रक्चर की कॉरेस्पॉन्डिंग ये आपका ग्राउंड स्टेट हो गया, इसको हम I बोल देते हैं। ये क्या हो गया बेटा, I+2 हो गया, ये I+4 हो गया, ये I+6 हो गया। अगर आप सक्सेसिवली यहाँ इस लेवल का हर एक लेवल का BE2 फाइल फाउंड आउट करेंगे एंड उसको स्पिन के साथ प्लॉट करेंगे तो उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा। चाहे वो पैटर्न ऐसा हो, चाहे वो पैटर्न ऐसा हो या फिर पैटर्न ऐसा हो। ठीक है जी। अगर ये वाला पैटर्न हो जाता है, ये क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं हम रोटर। रोटर के केस में BE2 ज्यादा चेंज नहीं होती, उसमें मतलब आपका न्यूक्लियस ओनली घूम रहा है, इसमें आपकी स्ट्रक्चरल चेंज नहीं हो रही, दैट्स ऑल। ठीक है। रोटर के केस में आपकी BE2 पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा स्पिन के ऊपर। तो जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वो आप ऐसे नहीं निकालते, उसके निकालने के लिए आपको लाइफ टाइम निकालना पड़ता है। You need to find out what is the lifetime of nuclear state। ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल फीचर निकालने के लिए आपको डिड्यूस करना पड़ता है। मैं सबसे पहले बता रहा हूँ कि आपके पास BM1 BE2 या E1 E2 का मतलब भी क्या होता है, उसके बाद उसको निकालने का मेथड क्या होगा या उसका फिजिकल रेलिवेंस क्या होगा। अदरवाइज बुकिश लैंग्वेज में हमारे पास इतना लिटरेचर अवेलेबल नहीं रहेगा, ये बुक्स में कम मिलता है। इसको निकाल BE2 BM1 या BE1 सबका मतलब क्या होगा। ठीक है। हमने BM1 की बात की, BE1 की बात की या फिर BE2 की बात की। इन सब की बात करने के बाद इसका फिजिकल रेलिवेंस क्या है, तो मैं बात कर रहा था कि 6+, 4+ एंड 0+ स्टेट के बीच में अगर ट्रांजिशंस हो रही हैं, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एक BE2 वैल्यूज आएगी। इसकी BE2 वैल्यूज अलग से होगी, इसके लिए BE2 वैल्यू अलग होगी एंड सबकी वैल्यूज को अगर आप स्पिन के साथ प्लॉट करेंगे, BE2 को या फिर BE1 को या समथिंग एनीथिंग आइदर ऑफ दिस वन। ठीक है जी। तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास या तो ऐसा पैटर्न आएगा या ऐसा आएगा या ऐसा आएगा। तो डिपेंडिंग ऑन दी पैटर्न, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन पैटर्न आपके पास या ट्रेंड, इसको ट्रेंड बोलते हैं मोस्टली, न्यूक्लियर फिजिक्स वाले इसको ट्रेंडिंग बोलते हैं कि आपके पास ट्रेंड कैसा आ रहा है। डिपेंडिंग ऑन दी ट्रेंड आपके पास क्या आएगा, यू विल बी हैविंग अ पर्टिकुलर फिनोमेना।
मतलब आपके न्यूक्लियस की जो शेप है वो कैसी है, ऐसी है, ऐसी है, या फिर ऐसी है, या फिर ऐसी है। एनी शेप, ईच शेप, अगर स्फेरिकल न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, ओनली घूमेगा। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास अलग सिमेट्री आएगी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास अलग सिमेट्री आ जाएगी। ठीक है जी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास क्या होगा, अलग सिमेट्री होल्ड करेगी। तो सबके लिए BE2 या BM1 का पैटर्न अलग अलग आएगा। तो हम थोड़ा थोड़ा चीज बता देता हूँ। मान लीजिए आपका न्यूक्लियस स्फेरिकल है, सो स्फेरिकल न्यूक्लियस, तो स्फेरिकल न्यूक्लियस के केस में हमारे पास क्या होता है बेटा, सपोज करिए 100 मास रीजन ले लीजिए, जहां पे मैंने काम किया वही एग्जांपल दे देता हूँ आपको। 100 मास रीजन में सपोज करिए आपके पास क्या है, 100 PD ले लीजिए। 100 PD के केस में आपके पास 100 PD क्या होगा, 46 एटॉमिक नंबर, 100 इसका मास नंबर हो गया। तो इसके केस में क्या होगा, ऑलमोस्ट स्फेरिकल है। इस केस में आपके पास क्या आता है बेटा, एज सच स्फेरिकल शेप होने की वजह से डेफॉर्मेशन नहीं है, स्लाइटली डिफॉर्म्ड होता है, और यू कैन से नियरली स्फेरिकल। ठीक है जी, तो जो इसकी डेफॉर्मेशन है वो ऑलमोस्ट 0.1 के आसपास होती है, 0.1 की ज्यादा नहीं होगी। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास जो इसकी एक्साइटेड स्टेट्स आती हैं, दीज आर इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल स्टेट्स। ठीक है, इसमें क्या आता है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जीरो, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आपके पास सपोज कर रही है 100 PD है, तो इसमें 0+2+, बिकॉज इवन इवन हो गया, 4+6+8+10+। तो इनके बीच में अगर आपके पास कोई ट्रांजिशन हो रही है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, तो आपके पास क्या आना चाहिए, तो आपके पास क्या आएगा बेटा, BE2 आएगा। अगर आप स्पिन के साथ प्लॉट करोगे, इसका प्लॉट कैसा आता है बेटा, इसका प्लॉट आएगा ऐसा, ये ऐसा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके केस में आपके पास आएगी AMR। मैं ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा बेटा, एंटी मैग्नेटिक रोटेशन आएगी। एंटी मैग्नेटिक रोटेशन क्या होता है, बिकॉज न्यूक्लियस आपका स्फेरिकल है, तो उस केस में क्या बनेगा, आपके पास जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन में घूमेंगे, लेकिन जो उनकी इंटरनल न्यूक्लियर करंट्स हैं उसके केस में आपके पास जो होंगे, एक प्रोटॉन ब्लेड और प्रोटॉन का जो सेटअप है वो अलग घूमेगा, और जो न्यूट्रॉन है उसका सेटअप आपका अलग से घूमेगा। तो आपको ऐसी स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगी। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग काफी सारी थ्योरेटिकल डिस्कशन होती है, उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। मतलब इसका सिर्फ इतना मतलब समझ लीजिए, या तो आपके पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का ब्लेड अलग अलग घूमेंगे, प्रोटॉन अलग साइड में घूमेंगे, न्यूट्रॉन अलग साइड में घूमेंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रक्चर बनेगी आपके पास ऐसा BE2 का स्ट्रक्चर देगा, उसमें वो बोलते हैं हम AMR। एक होता है अगर ये दो ब्लेड घूमेंगे तो AMR बनेगा, अगर सिंगल सिंगल ब्लेड घूमेंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग MR बनता है, मैग्नेटिक रोटेशन, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आता है M1। अगर आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर आता है तो दिस इज कॉल्ड AMR। अगर आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर आ जाता है, दैट इज 0+1+2+3+4+5+, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा, M1 ट्रांजिशन आ जाएगी। इसमें ओनली एक यूनिट का फर्क होता है, दैट इज डेल्टा J इज इक्वल टू 1। इस केस में डेल्टा J 2 के बराबर हो जाता है। इसके केस में क्या आता है, BM1 आता है। ठीक, तो इसके केस में भी आपके पास डिक्रीजिंग ट्रेंड आएगा, इस केस में भी आपके पास डिक्रीजिंग ट्रेंड आता है। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक रोटेशन। ठीक है बेटा, तो स्फेरिकल न्यूक्लियस में भी आपके पास स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है। मेरे बताने का मतलब ये था, अगर आपके पास E2 स्ट्रक्चर आ जाती है, मतलब इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपोल ट्रांजिशन आती है, तो उस केस में डेल्टा J इज इक्वल टू 2, नो पैरिटी चेंज। एंड इसके केस में भी क्या रहेगा, डेल्टा J इज इक्वल टू 1, नो पैरिटी चेंज। उस केस में आपके पास स्ट्रक्चर कौन सी होगी, या AMR होगा या MR का होगा। तो ये थोड़े थोड़े फिनोमेना है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ।
ठीक है जी। सो अगर आपके पास डिफाउंड स्टेट्स आ गई उसमें दैट विल बी डिफरेंट, जैसे हैफनियम हो गया, हैफनियम के केस में डिफाउंड स्टेट आएगी, या ल्यूटीशियम आ गया, ल्यूटीशियम 174 डिस्कस कर लीजिए, 164 डिस्कस कर लीजिए, 163 ल्यूटीशियम डिस्कस कर लीजिए, वहां पे आपके पास सुपर डिफाउंड बैंड दिखते हैं। जैसे ये आपका नॉर्मल स्टेट हो गया, एक यहाँ पे अलग सा ही बैंड पड़ा होगा, एक्साइटेड स्टेट पड़ी होगी जिसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, इसको बोलते हैं सुपर डिफाउंड। मतलब एक हो गया आपके पास ये वाला फंडा, इसको हम बोलते हैं सो नॉर्मल डिफाउंड, मतलब हल्की सी डिफॉर्मेशन है। सुपर डिफाउंड क्या हो गया बेटा, इसमें क्या होगा, ये बहुत बड़ी स्ट्रक्चर दिखेगी इसमें, मतलब आपका एलोंगेटेड शेप। अगर इसमें क्या है, ये 1:2 है, मतलब इसकी जो लेंथ 2 है, इसकी लेंथ 1 है, ये 3:1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ऐसी आपके पास स्ट्रक्चर दिखने के लिए मिलेगी, तो जिसके ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर भी आपको देखने के लिए मिलती है, इसको हम बोलते हैं सुपर डिफॉर्म। ठीक है बेटा। सो ऐसी स्ट्रक्चर आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाएगी। मैंने मास नंबर लिखे जरूर है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसे नंबर नहीं है, इसको आप अप्रोक्सीमेट ले लीजिए। ठीक है, तो आपके बताने के लिए यहाँ इसके बाद ही आप समझ पाओगे BM1 या BE2 आप वहां पे क्या क्या लिख रखा है। तो BM1 BE2 जो भी मैंने कंसेप्ट डिस्कस किया है, इनको निकाला कैसे जाता है। इनको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो न्यूक्लियर स्टेट्स इन्वॉल्व है, दिस इज द इनिशियल स्टेट एंड दिस इज योर फाइनल स्टेट, इन दोनों के बीच में हमें क्या करना पड़ता है, वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट इज द लाइफ टाइम। सो हमें क्या करना पड़ता है, जैसे ये वाला है, हमें इसका लाइफ टाइम निकालना पड़ता है। न्यूक्लियर स्टेट का लाइफ टाइम निकालना पड़ता है, इट मे बी इन दी नैनो सेकेंड, इट मे बी इन दी पिको सेकेंड रेंज, दोनों में से कोई भी हो, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग टेक्निक्स बनाई गई है, जिसमें रिकॉइल्ड RDM होता है, DSM होता है, डॉपलर शिफ्ट से भी निकाल लेते हैं, तो उसके रिकॉल डिस्टेंस मेथड से भी निकाल लेते हैं, या फिर कोई और टेक्निक्स है, रिकॉल डिके टेक्निक होती है, उसमें भी हम निकाल लेते हैं। लाइफ टाइम ऑफ द न्यूक्लियर स्टेट हमें यहाँ पे चाहिए, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही तभी हम बता पाएंगे कि अगर आपके पास न्यूक्लियर स्टेट एग्जिस्ट कर रही है और एक बैंड है न्यूक्लियर स्टेट्स का, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग 0+ या 2+, 4+, 6+ और समथिंग लाइक दैट, आपके पास कोई भी स्टेट्स आ रही हैं, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा न्यूक्लियर फिनोमेना आ रहा है, तो इसका इसका आपको लाइफ टाइम निकालना पड़ेगा, इसका भी निकालना पड़ेगा, जितना आप निकाल सकते हैं, कम से कम 3 या 4 लेवल आपका आपको लाइफ टाइम निकालना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा ट्रेंड एक ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, स्टेट है, या फिर बिल्कुल ऐसा जा रहा है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपने एक सपोज करिए एक न्यूक्लियस का लाइफ टाइम निकाल लिया तो आप बता पाएंगे कि इसकी स्ट्रक्चर अलग कैसी होगी। अगर आपने 100 PD का लाइफ टाइम निकाला, इट विल गिव यू सम ट्रेंड्स। अगर आपने 101 PD का लाइफ टाइम निकाला, इट विल गिव यू एंटायरली डिफरेंट ट्रेंड्स। अगर आपने 46 की 101 की बजाय 102 का लाइफ टाइम निकाला, तो आप इट विल बी टोटली डिफरेंट। अगर PD को छोड़िए, आपने सिल्वर को कैलकुलेट किया, चाहे आपने एक ही न्यूक्लियन चेंज कर दिया, मास नंबर सेम रख लिया, तो भी आपका ट्रेंड चेंज हो जाता है, बिकॉज एक 102 PD में क्या है बेटा, इसमें टाइटल वेव्स दिखती हैं। मतलब टाइटल वेव का कंसेप्ट क्या होता है, आपके पास न्यूक्लियर सरफेस जो है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देती है, जैसे न्यूक्लियर सरफेस रोटेट करेगी, वाइब्रेशन जो है वो रोटेशन का रोटेशनल मोशन में आ जाती है, जैसे सरफेस जो अब वैलेंस न्यूक्लियन की सरफेस है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देती है आउटसाइड में, वाइब्रेशन प्लस रोटेशन, ये 102 PD में है। लेकिन सिल्वर के केस में आपको क्या दिखता है, डी जनरेट बैंड दिखते हैं। डीजनरेट बैंड कैसे होते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल, जैसे कायरलिटी होती है मॉलिक्यूल्स के केस में, इसमें हल्का हल्का सा फर्क होगा, दो बैंड्स पैरेलल दिखेंगे, इसमें भी होगा, इसमें भी ऐसी ट्रांजिशन देखेंगी, इसमें भी ऐसी ही ट्रांजिशन देखेंगी, लेकिन हल्का हल्का फर्क होगा। इसका जो सपोज कर लिए एनर्जी लेवल ई है, E1 है, इसका एनर्जी लेवल E2 है, इसको कॉरस्पॉन्डिंग E3 है, E4 है, E5 या E6 है, तो इनके बीच में, इसके और इसके बीच में जो डिफरेंस होगा एनर्जी का, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 50 keV से ज़्यादा नहीं होगा, 50 या 100 keV, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है ज़्यादा नहीं होगा, इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा। तो ये बिल्कुल पैरेलल दो बैंड चलेंगे, दो एक्साइटेड स्टेट चलेंगी, जिनके बीच में एनर्जी डिफरेंस कम होगा, एंड उसको हम बोलते हैं डी जनरेट बैंड, और इसके बीच में कायरलिटी का भी कंसेप्ट दिखता है।
ठीक है जी। सो इसमें कायरलिटी जैसे लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास कायरल सिमेट्री आती है, उसी तरह न्यूक्लियस के अंदर भी कायरल सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। तो बहुत सारे न्यूक्लियर फिनोमेना है बेटा जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आइडेंटिकल पार्टिकल स्ट्रक्चर भी दिखती है, डिफॉर्म्ड दिखता है, नॉर्मल डिफॉर्म्ड, सुपर डिफॉर्म्ड, बहुत सारे जितने भी आप स्ट्रक्चर सोच सकते हो जो आपके माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अवेलेबल है उतने ही न्यूक्लियर फिजिक्स में देखने के लिए आपको मिल जाते हैं। तो ये आपका बेसिक फंडा है। ठीक है जी। तो इसके बाद हम चलते हैं ऑन दी स्क्रीन, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं आपके नोट्स। ओके, हाँ जी, न्यूक्लियर मूवमेंट्स पे आ जाते हैं हम। न्यूक्लियर मूवमेंट्स में स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लियर मूवमेंट्स ऑफ सेवरल न्यूक्लियाई कैन बी अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ शेल मॉडल स्ट्रक्चर। जो हमारे पास शेल मॉडल दे रखा है बेटा उसके बेस पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। न्यूक्लियर मूवमेंट्स कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टिव मोशन ऑफ द न्यूक्लियन। सो सेल मॉडल के विद रिस्पेक्ट टू जो कलेक्टिव मोशन है, जैसे सेल स्ट्रक्चर के विद रिस्पेक्ट टू कलेक्टिव मोशन आ गया, उसको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या लिखेंगे कि जो सेल स्ट्रक्चर है, सेल स्ट्रक्चर इसीलिए हम डिपिक्ट की थी कि हमारे पास स्फेरिकल स्ट्रक्चर न्यूक्लियस था, तो स्फेरिकल के विद रिस्पेक्ट टू जो भी स्ट्रक्चर था दैट वाज शेल मॉडल। लेकिन उसके अलावा हमारे पास जो भी स्ट्रक्चर था अदर देन द शेल मॉडल उसको हमने कलेक्टिव मोशन में इंटरप्रेट कर दिया। तो कलेक्टिव मोशन में रिजल्ट्स न्यूक्लियर डिफॉर्मेशन इन सर्टेन ऑड ए न्यूक्लियाई। तो जो जितने भी ऑड ए न्यूक्लियाई है जिसमें डिफॉर्मेशन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने क्या बोला था, बल्जिंग ऑफ द न्यूक्लियर सरफेस, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आएगा, कलेक्टिव मोशन ऑफ न्यूक्लियन एग्जिस्ट करेगा। So thus collective motion results in nuclear deformation in certain nuclei which results finite electrical movements और electrical quadrupole movements associated with the nucleus। तो जैसे हमने बोला था कि collective motion है, collective motion ने हमने बोला था कि surface vibration exist करेगी। vibration कहाँ पे आई थी, ना तो डेल्टा इज इक्वल टू जीरो मतलब मोनोपोल ब्रीदिंग मोड या फिर डाइपोल मोड, उसमें हमारे पास वाइब्रेशनल स्ट्रक्चर थी ही नहीं। इसी वजह से हमने क्या चूज किया था, लैम्डा इज इक्वल टू 2, जिसमें हमारे पास आया था इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपोल मूवमेंट। सो इलेक्ट्रिकल लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास वाइब्रेशनल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट किया था, जिसकी वजह से हमने बोला कि कलेक्टिव मोशन जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपोल मूवमेंट्स को अराइज करेगा। सो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने क्या निकाला कि हमारे पास जो डेंसिटी डिफॉर्मेशन है या फिर आपके पास जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो बिकॉज न्यूक्लियस का जो टोटल चार्ज है दैट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑन द बॉडी, टोटल बॉडी। इसी वजह से अपने पास क्या आएगा, एक डिस्ट्रीब्यूशन आएगा चार्ज का जिसको हम बोलते हैं मल्टीपोल एक्सपेंशन। जब भी आप टोटल चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस को एक्सपैंड करेंगे इन वेरियस टर्म्स, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास मोनोपोल, डाइपोल, क्वाड्रुपोल, ऑक्टोपोल, हेक्साडेकोपोल टर्म्स आएंगी जो आपने बीएससी में पढ़ा हुआ है। तो मल्टीपोल ऑपरेटर्स इन दी बॉडी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जितने भी टर्म्स आएंगे उनको हम मल्टीपोल बोलते हैं। जो चाहे डाइपोल है या ऑक्टोपोल है या क्वाड्रुपोल है उसको कलेक्टिवली हम बोलेंगे कि मल्टीपोल है। तो मल्टीपोल ऑपरेटर्स इन बॉडी फिक्स्ड सिस्टम एंड लेबोरेटरी सिस्टम कैन बी रिलेटेड यूजिंग दी डी मैट्रिक्स। तो ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, बिकॉज न्यूक्लियस की जो सरफेस है उसको हमने पैरामीटराइज किया हुआ है कॉरेस्पॉन्डिंग टू बॉडी फिक्स्ड फ्रेम, एंड हमारे पास क्या रहेगा, लेबोरेटरी फ्रेम एक्स वाई जेड, एंड जो बॉडी फिक्स्ड फ्रेम है उसको 1 2 3 के साथ हमने इंटरप्रेट किया था। तो हमने पढ़ा भी था कि अगर आप दोनों को रिलेट करेंगे, बिकॉज न्यूक्लियस रोटेट भी करेगा, उसकी वजह से हम इन दोनों को रिलेट कैसे करेंगे, जो लेबोरेटरी फ्रेम है एंड जो आपके पास बॉडी फ्रेम है, दोनों को रिलेट करने के लिए हमारे पास डी मैट्रिसेस या स्फेरिकल हार्मोनिक्स रहते हैं। ठीक है जी। तो एम प्राइम क्या है, मल्टीपोल ऑपरेटर इन दी लेबोरेटरी फ्रेम। सो दिस इज योर लेबोरेटरी फ्रेम एंड दिस इज योर बॉडी फ्रेम। बॉडी फिक्स्ड फ्रेम को लेबोरेटरी फ्रेम के साथ हमने रिलेट किया है कॉरेस्पॉन्डिंग टू योर डी मैट्रिसेस। So the transition probability for gamma ray emission in a multipole of order L is given as। तो theoretical concept बहुत सारे डिस्कस किए हुए यहाँ पे जिसको हमने elaborate किया हुआ है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ओनली जितना मटेरियल दे रखा है उसी को यूज करना है बेटा। सो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ये एब्सोल्यूट वैल्यू है बेटा, दिस इज नॉट द रिड्यूस्ड वन। जो हम कैलकुलेट करते हैं बेटा वो रिड्यूस्ड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होती है जो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं, जो एक्जैक्टली है वो यहाँ पे दे रखी है। सो टी ऑफ एल इट कैन बी रिटन एज 8 पाई एल प्लस 1 एल इंटू 2 एल प्लस 1
उसके कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टोरियल दे रखा है। इसके बाद जे स्क्वायर माई वन बाई एच क्रॉस डेल्टा ई बाई एस सी रेस्ट टू पावर 2 एल प्लस 1 इंटू बी इंटू एल। बी ऑफ एल जो हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज द रिड्यूस ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। ये टोटल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है, इसका हम सारा फैक्टर कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेवल विड्थ भी हम निकालनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। जो हम एक्सपेरिमेंटल फीचर डिड्यूस कर सकते हैं वो बी एल के कॉरस्पॉन्डिंग होता है बेटा। कॉरस्पॉन्डिंग टू, अगर एल इज इक्वल टू 1 हो गया तो डाइपोल, अगर एल इज इक्वल टू टी 2 हो गया तो क्वाड्रुपोल, या फिर आपको बोल सकते हैं बी एम 1 बी ई 1 या बी ई 2, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप लिख सकते हैं। तो रिड्यूस्ड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी बी ऑफ एल, उसको आप कैसे लिखेंगे बेटा? मैंने आपको पहले ही बोला था कि इसको आप मैट्रिक्स एलिमेंट की फॉर्म में लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। तो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट को आप कोरिलेट करेंगे बाय यूजिंग दी न्यूक्लियर मोमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो उसके ऑपरेटर होंगे उनका मैट्रिक्स एलिमेंट निकाला जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग टू इनिशियल एंड उसका फाइनल स्टेट, उसका स्क्वायर किया जाएगा। ठीक है। सो इन एडिशन टू दिस मल्टीपोल रेडिएशन ओबेज फॉलोइंग सेक्शन सिलेक्शन रूल्स। तो मैंने आपको जो अभी फिलहाल की घड़ी इतना ही रखेंगे कि सिलेक्शन रूल कौन कौन से हैं। जो आपके पास मल्टीपोल होगा दैट विल बी लाइंग बिटवीन आई वन आई प्लस इनिशियल लेवल प्लस फाइनल लेवल, दोनों की स्पिन का सम कर दीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए। ये आपको एंगुलर मोमेंटम के रूल पता ही है बेटा। जो पैरिटी सिलेक्शन है इलेक्ट्रिकल ट्रांजिशन के केस में, दोनों की पैरिटी क्या होगी? इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट की पैरिटी का प्रोडक्ट इट शुड बी इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर एल। एंड अगर मैग्नेटिक ट्रांजिशन है तो उसके केस में आपके पास क्या आएगा? दोनों की पैरिटी का जो प्रोडक्ट होगा इट शुड बी इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर L1 L plus 1. So magnetic transition only those will be allowed which will obey the parity selection rule here, and electrical transition will be allowed if they obey the parity selection rule like this, and angular momentum जो change होगा वो इस अकॉर्डिंग होगा। ठीक है जी। सो अगर डाइपोल ट्रांजिशन है तो डेल्टा आई इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर क्वाड्रुपोल ट्रांजिशन है तो डेल्टा आई शुड बी इक्वल टू 2। अगर आपके पास ऑक्टोपोल ट्रांजिशन है तो डेल्टा आई शुड बी इक्वल टू 3। अगर हेक्साडेकुपोल ट्रांजिशन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डेल्टा आई है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास रिजल्ट एग्जिस्ट करने चाहिए। लेकिन आपके पास जो प्रेवलेंट होते हैं वो डेल्टा इज इक्वल टू 1 एंड डेल्टा इज इक्वल टू 2 होते हैं। अदर जो बाकी मल्टीपोल्स होते हैं उसमें आपके पास इंटेंसिटी जो वेरिएशन होती है बहुत कम हो जाती है। मतलब आपके पास इंटेंसिटी उन ट्रांजिशन के कॉरस्पॉन्डिंग आएगी, M3 के कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन बहुत कम होगी, M2 की ट्रांजिशन कॉरस्पॉन्डिंग कम होगी। ओनली M1 E2 एंड E1 ही ट्रांजिशन आपको न्यूक्लियर स्टेट्स में देखने के लिए मिलती हैं जो आप ऑब्जर्व करते हो। ठीक है बेटा। सो बाकी चीजें हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो